नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज देख रहे हैं कि वोलेटाइल मूड है लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद। हालांकि दिन के निचले स्तर से रिकवरी ठीक ठाक हम कहेंगे, 19,130 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप सुबह के सत्र में जुड़े और सुबह सिर्फ आपने घंटे भर का ट्रेड देखा, उसके बाद अगर आप बाहर हो गए तो फिर आपको थोड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि हमने 19,200 के ऊपर के भी स्तर देखे। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 अंक नीचे है, नीचे से देखेंगे तो करीब आपको 60-70 अंकों की रिकवरी दिखेगी। निफ्टी बैंक की बात करें, सपाट ट्रेड है, कोशिश पूरी है 43,000 के स्तर को बचाने की, और उसके इर्द गिर्द ही आज हम कारोबार होते हुए देख भी रहे हैं। 43,045 का स्तर आपको भी अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो हालांकि जरूर आज भी तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में आपको दिखेंगे। 1303 शेयर इस वक्त हरे निशान में है और उसके मुकाबले 891 शेयर लाल निशान में है। सुबह के सत्र में यह रेशियो थोड़ा सा टिल्टेड ज्यादा था बुल्स के पक्ष में। अगर आज बाजार में अगर हम गेनर्स को तलाशेंगे कि कहां पर आज रौनक दिख रही है, तो आज आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स में ठीक ठाक मजबूती दिख रही है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये टॉप गेनर्स में शुमार हैं। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स या फिर टाइटन, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ बाइंग जरूर हो रही है। लेकिन फार्मा, सन फार्मा के नतीजे आएंगे कल। हालांकि लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है शेयर, लेकिन अभी भी 2% की गिरावट इसमें आज में देखने को मिल रही है। कल निफ्टी के 4 नतीजों पर नजर होगी और ऑटो बिक्री के आंकड़े भी कल आएंगे। कल काफी अहम दिन है और आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम, आयशर, ये तमाम ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी मंदी का मूड जरूर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बाजार का मूड खराब कर रही हैं। कल यूएस फेड के बैठक के नतीजे भी कल आ जाएंगे, कल देर रात आएंगे, हालांकि उसका इंपैक्ट दिखेगा परसों के सत्र में। लेकिन आखिरी के घंटे में आपको मौके कहां पर बनेंगे, क्या करना चाहिए, इंडेक्स में ट्रेड लें ना लें, चूंकि थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति है, स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और दिग्गजों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ 4 एक्सपर्ट जुड़ेंगे, शर्मिला जोशी, ध्वनि पटेल, राजेश पालविया और सुमित मूलचंदानी। इन सभी का शुक्रिया करेंगे। लेकिन फिलहाल सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सुमित जी, आप नीचे से रिकवरी को देखकर बुलिश हो रहे हैं या फिर ऊपर से जो थोड़ा सा नीचे आए हैं सुबह के सत्र के मुकाबले, उसको देखकर निराश हैं? इंडेक्स में कोई आखिरी घंटे में कोई ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, ये बता दीजिए पहले आप। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल आपने जो बात बोली, तो सुबह का जो सेशन था वो एक बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन था। देखिए आज गैप अप हुआ, पूरा गैप फिल करके अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा रहा है और निचले स्तर से आप देखिए अब थोड़ा थोड़ा वो रिकवरी दे रहा है। तो मैं अभी भी बुलिश थोड़ा सा यहाँ पे रहूंगा और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे बने रहना चाहूंगा। अगर लेवल्स की बात करें तो 19,040 ये एक स्पॉट लेवल है जहां पे एक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह है, जो करंट मार्केट प्राइस है 100 पॉइंट्स नीचे है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 19,200 का, और अगर 19,200 क्रॉस करके एक सस्टेन कर रहा है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज 19,350 के करीबन। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए 42,800 एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 43,400 एंड 43,800। तो बुलिश व्यू ही यहाँ पे भी एज ऑफ नाउ रहेगा हमारा। ठीक है, बुलिश व्यू है, कंडीशंस अप्लाइड हैं। 19,200 को अगर पार करके निफ्टी सस्टेन करता है तो 19,350 तक के दायरे खुल जाएंगे और उसके बीच में कोई बड़ी बाधा है भी नहीं। अगर आप 50-50 पॉइंट के अगर स्ट्राइक प्राइस अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा चिंता वहाँ से दिखेगी नहीं। तो निफ्टी 19,150 के आसपास सपाट ट्रेड है। अब फटाफट एक काम कर लेते हैं, ये तो इंडेक्स पर व्यू हो गया सुमित जी की तरफ से, उनसे भी जानेंगे कि उनके पसंद के स्टॉक्स कौन से हैं आखिरी घंटे के लिए। लेकिन ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड इनिशिएट करें आखिरी के घंटे में? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे 2 ट्रेड्स रहेगी। सबसे पहली ट्रेड जो यहाँ पे है वो पीएफसी में रहेगी। स्टॉक जो यहाँ पे है वो इंट्राडे चार्ट्स पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और डेली चार्ट्स पे भी हमें 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का एक अप मूव देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर बाय कीजिए। 260 का टारगेट रहेगा, 239.50 का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद में आता है वो मैकडॉवेल्स का है। फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है, स्टॉक भी जो है यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे अगेन इसी स्टॉक ने यहाँ पे 50 पीरियड की अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और वहां से हमें अपस्विंग मूव दिखा रहा है। 1100 के टारगेट के लिए इसको बाय करा जाए और 1019 का स्टॉप लॉस लगाया जाए। ओके, तो ध्वनि पटेल की तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स और पीएफसी, ये 2 स्टॉक्स हैं।
जहां पर वो तेजी करने की सलाह दे रही हैं। राजेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आप कहां पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे कोटक बैंक पे नज़र रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है कोटक बैंक यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो कोटक बैंक में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं करीब 1770 से लेकर 1780 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1725 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का। और एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना। स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी। टाटा कंज्यूमर में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते करीब 925 से 930 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 888 के आसपास। ओके, तो टाटा कंज्यूमर 888 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी करने की सलाह यहाँ पर। और कोटक महिंद्रा बैंक में भी 1770 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए। इस बीच वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आ चुके हैं। स्टॉक अब 1% ऊपर आ चुका है। आय में 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफे में भी बढ़त है और मार्जिन भी करीब 8% के आसपास कंपनी ने दर्ज किए हैं। और देखिए, जैसे ही नतीजे आए उसके बाद एक स्पाइक आ गया। अब स्टॉक 2% ऊपर आ चुका है। मुनाफे का आंकड़ा 35% की बढ़त वहां आई है और मार्जिन के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। 7.5% से बढ़कर 8.2% के मार्जिन के फिगर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो वी-गार्ड इंडस्ट्रीज काफ़ी शानदार नंबर्स आ रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अदर इनकम से भी सपोर्ट मिल रहा है मुनाफे का। मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 1.5% ऊपर अब देखिए स्टॉक आ चुका है। सुमित, आपकी सलाह लेंगे वी-गार्ड इंडस्ट्री पर। जैसे ही नतीजे आए एक स्पाइक दिखा, हर फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको वी-गार्ड में? चार्ट्स पे कैसी लग रही है कंपनी? यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 से 20 दिन का एक रेजिस्टेंस जो है वो है करीबन 310 का लेवल और करंट मार्केट प्राइस है 306 का। तो अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे 310 के ऊपर सस्टेन मिल रहा है तो मैं एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। अदरवाइज जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 290 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और हमें लग रहा है कि पिछला जो हाई लगा था स्टॉक का 335 का, वहां तक जाने का पोटेंशियल रहेगा। 335 के अपसाइड अगर जा रहा है स्टॉक तो 370 का टारगेट रहेगा नेक्स्ट। सो होल्ड एंड वेट फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जिनके पास है होल्ड करिए। फिलहाल फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो बने रह सकते हैं और तेजी के लिए। सुमित, इसके अलावा और क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे 2 ट्रेड्स रहेंगे और दोनों ही बाय साइड के अपॉर्चुनिटीज है। जो पहला रहेगा वो रहेगा एल्केम लैब। एल्केम लैब देखिए बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बना है और डबल बॉटम बना के स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया 3650 का। तो आज पूरे सेशन में देखिए अपसाइड में ही मोमेंटम और अभी भी नियर टू द डे हाई है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे और भी अपसाइड का मोमेंटम बनेगा टिल द लेवल्स ऑफ 3940 एंड 4070। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 3610 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा ग्रासिम का रहेगा। ग्रासिम ने देखिए जो एक अपना सपोर्ट बनाया और एक बाउंस दिया है पिछले रेजिस्टेंस से, वो था जोन करीबन 1850 का। स्टॉक करे अभी 1890 पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहेंगे 1830। ऊपर में टारगेट रहेगा 1948 एंड 1980। ठीक है, 2 शेयर ग्रासिम और अल्केम लैब्स। अल्केम लैब्स सुबह किरण जानी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी भी लिस्ट में शामिल था, तो हमारे एक्सपोर्ट्स का कन्विशन इस पर आ रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वायदा के जो टॉप गेनर्स हैं उसमें आपको पिडिलाइट का शेयर सबसे ऊपर दिखेगा। 6.5% के आसपास की शानदार तेजी दिख रही है। इसके नतीजे आए थे और ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं शेयर के लिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, पिडिलाइट बढ़िया रफ्तार, 6% की फौलादी मजबूती हम कहेंगे स्वस्थ बाजार में भी। बताइए क्या ट्रिगर्स हैं, क्यों चल रहा है शेयर आज? तो जो ब्रोकरेज नोट आई हुई है पिडिलाइट पे वो है गोल्डमैन सैक्स से। यहाँ पे अभी गोल्डमैन सैक्स क्या हाईलाइट कर रहे हैं, एक तो उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस सेल रेटिंग था, अब बाय रेटिंग दे दी है और टारगेट प्राइस भी हाइट किया हुआ है। नया टारगेट प्राइस है 2725 रुपीज़ पर शेयर, प्रीवियस टारगेट प्राइस था 2350 रुपीज़ पर शेयर। नाउ ये रीज़न क्या है उसके बिहाइंड?
तो पहले तो गोल्डमैन सैक्स हाईलाइट कर रहा है कि जब से उन्होंने इनिशिएट किया था कवरेज 2022 में, अक्टूबर 2022 में, तब से स्टॉक ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया था। वैल्यूएशंस भी काफ़ी गिर चुके थे, मॉडरेट हो चुके थे और स्टॉक ट्रेड कर रहा था 5 साल के जो एवरेज है उससे बिलो ट्रेड कर रहा था। तो इसकी वजह से वो बिलीव कर रहे हैं कि अभी जो पिडिलाइट में है उनका जो वर्स्ट पीरियड था वो पीछे छूट चुका है। अब आगे जाते हुए वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही दिखेगी, कंपनी को ग्रोथ होगी, एक्सेलरेट होगी ग्रोथ और मेनली न्यू ग्रोथ वेंट्रिकल्स और न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स जो है वहाँ पे इमर्ज होगी अच्छी ग्रोथ कंपनी के लिए। एनहांस डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ है जो सपोर्ट करी कंपनी के ग्रोथ को, की एनेबलर हो जाएगी कंपनी के लिए आगे जाते हुए। और ओवरऑल मार्जिन्स में भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखेगी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मूव दिखेगी, इसीलिए उन्होंने इंक्रीज कर दिया है अपना अर्निंग्स एस्टिमेट FY26 और FY25 और 26 दोनों के लिए। 4% है FY25 का एस्टिमेट और 8% है FY26 का एस्टिमेट। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नया जो ग्रोथ होगा वो नए प्रोडक्ट्स और नए ग्रोथ वेंट्रिकल्स है वहाँ से होगी और EBITDA मार्जिन भी आगे जाते हुए इम्प्रूव करे होगी और जो वर्स्ट पीरियड था कंपनी के अर्निंग्स के लिए, स्लगिशनेस के लिए, वो अभी पीछे है और अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो पिडिलाइट बढ़िया रिपोर्ट और गोल्डमैन सैक्स बुलिश है और मार्जिन इंप्रूवमेंट की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, अच्छी ब्रांड रिकॉल है पिडिलाइट की और अच्छे अच्छे इनके ब्रांड्स हैं, मतलब हाउस होल्ड में जाने पहचाने ये कंपनी है ये पिडिलाइट। फेविकोल तो आप जानते ही होंगे, उसके अलावा भी तमाम प्रोडक्ट्स इनके हैं। लेकिन क्या वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा शेयर महंगा है, क्या लेवल ठीक है ये लेने के लिए, इस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल के आसपास एक कंसोलिडेशन वाले फेज में ये शेयर रहा है। राजेश जी, आप जरा टेक्निकल जरा चेक करके बताइए, आज 6% का उछाल तो है, कौन सा लेवल अभी और क्रॉस कर जाएगा तो आपका कन्विक्शन थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा शेयर पर? तो देखिए अभिषेक जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है और आज जिस तरीके से स्टॉक में एक ओपनिंग गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक में एक फॉलो ये दिखाता है कि स्टॉक का जो नेक्स्ट पड़ाव बन रहा है वो बनेगा करीब यहाँ पे 2498 और 2500 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट इसका पड़ाव है। अगर वो लेवल को सरपास करने में कामयाब होगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 2550 2600 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। बट हमें लगता है कि एक बार 2500 के आसपास इसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि वो एक मल्टीपल सप्लाई जोन अभी बना हुआ है नियर टर्म चार्ट पे। वो लेवल क्रॉस होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन होल्ड ही रखना है। बट जरूर यहाँ से हमें लगता है कि 1-2% का अगर यहाँ से अपमूव एक्सटेंड होता है तो वहाँ पे एक बार रिव्यू जरूर करें। ठीक है, पिडिलाइट को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिर से ऑटो कंपनीज थोड़ी सी नर्वसनेस के संकेत दे रही हैं। अक्टूबर हालांकि बढ़िया महीना उनके लिए साबित होना चाहिए, नवरात्र हमने देखा, दशहरा देखा, खैर दिवाली पर नज़र ज़रूर है। तो बिक्री के आंकड़े किस तरह से आने की उम्मीद है अक्टूबर की, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। ऑटो सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। सृष्टि, बताइए किस तरह के नंबर्स आने की उम्मीद है और खास फोकस में क्या रहेगा, मेजर हाइलाइट्स क्या रह सकते हैं? जी बिल्कुल, अच्छे नंबर्स की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि अक्टूबर का महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर था यानी पहले 15 दिन वहाँ पे श्राद्ध था, जिस समय हम अगर इन भारतीय बाज़ारों की बात करें तो बिक्री और जो खरीदारी होती है उस पर असर ज़रूर रहता है। बट जो सेकेंड हाफ अक्टूबर महीने का था वहाँ पे ज़ोरों शोरों से खरीदारी हुई है। नवरात्रि, दशहरा मनाया गया पूरे भारतवर्ष में और जिसके चलते दो खास सेगमेंट्स पे आपको नज़र रखनी है, पैसेंजर व्हीकल और साथ ही टू व्हीलर सेगमेंट इस बार कम बैक कर सकता है ऐसा माना जा रहा है। और जो दशहरे की जो बिक्री के आंकड़े फिलहाल देखने को मिले हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग भी है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम सभी कंपनी से उम्मीद कर रहे हैं कि महीने दर महीने एक सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट इसमें ध्यान ज़रूर रखना होगा कि जो एसयूवीज़ की बिक्री है यहाँ पे फिर से भारी पड़ती हुई नज़र आई है। जो डिलीवरीज है वो ज़्यादा हुई है, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज की दिक्कतें थी वो हमने पीछे छोड़ दी हैं और साथ ही जो एंट्री लेवल मॉडल्स है वहाँ पे भी डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा इस बार देखने को मिले और इन सभी के चलते जो रिटेल बिक्री देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। पर टू व्हीलर सेगमेंट पे आपको खास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि अब जो डीलर्स की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, खास तौर रूरल रिकवरी कुछ जगहों पे ऐसे संकेत दे रही है कि रूरल में रिकवरी के संकेत हैं। और साथ ही अगर हम देखें टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स, इन सभी में महीने दर महीने की तो हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं।
पर हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स इसमें डबल डिजिट ग्रोथ की हमें उम्मीद है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा बिक्री देखने को मिलती, क्योंकि सितंबर इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मंथ रहता है। उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर इस बार देखने को मिल सकता है। और आखिरी में ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ संकेत तो इस बार नहीं देखने को मिले, क्योंकि इस बार शायद आपको सिर्फ पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर्स पे ही नज़र रखनी है। पर ट्रैक्टर्स की बिक्री भी इस बार ठीक ठाक रह सकती है। M&M से उम्मीद है कि 45,000 आंकड़े बेचेंगे और एस्कॉर्ट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12,800 यूनिट्स इस बार कंपनी बेचती हुई आएगी। तो ये थी उम्मीदें, पर खास तौर से नजर रखिएगा टू व्हीलर सेगमेंट पे, जहां पे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, इन सभी की बिक्री इस बार काफी अच्छी हुई है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से कंपनीज प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग नज़र से देखना होगा। कमर्शियल व्हीकल से बहुत ज़्यादा उम्मीद करके आप मत चलिए। ट्रैक्टर की बिक्री आपको थोड़ी बढ़ती हुई ज़रूर दिखेगी, लेकिन टू व्हीलर असली वहाँ पर आपको रौनक दिखेगी, और हमने दिखा भी है और अच्छे रिपोर्ट्स आई हैं। आपने हाल फिलहाल देखा होगा, डैम कैपिटल की रिपोर्ट थी, टीवीएस मोटर पर 3,000 रुपये से ऊपर के टारगेट्स दे रहे थे वो। हीरो मोटो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 3,000 रुपये के ऊपर जाकर शेयर ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो 5,000 के आंकड़े को पार करके सस्टेन कर रहा है। तो अच्छी मूव्स हमने ऑटो स्पेस में देखी है। शर्मिला जी, आपसे पहला सवाल ऑटो पर ही लेंगे। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ऑटो में आपको कहां पर बढ़िया पोजीशनिंग दिख रही है? अगर किसी को मान लीजिए पोर्टफोलियो के हिसाब से 1-2 शेयर लेने हो, तो 4 व्हीलर में आपकी तरफ से टॉप पिक कौन सा है, और 2 व्हीलर में आप किसके साथ जाएंगी? यस, आई थिंक जैसे कि अभी आपका डिस्कशन चल रहा था, पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स यही मेरे प्रेफर्ड प्लेस रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की हम बिक्री पैसेंजर व्हीकल्स में देख रहे हैं, वो काफी इट्स बीन गुड, और नए मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसके चलते आई थिंक वेरी ऑनेस्टली तीनों अच्छे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर द एसयूवी प्ले, टाटा मोटर्स एज वेल एज मारुति। लेकिन इस समय अगर मुझे आप पूछेंगे फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव, आई थिंक ज्यादा अपसाइड शायद आपको टाटा मोटर्स में मिलेगा। इनके भी जिस तरह के नए मॉडल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उनका जो फोरे हुआ है, वो एक मार्केट को पसंद आया है। ग्लोबली चीजें उनके लिए अच्छी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस पर मुझे टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा पसंद स्टॉक है। और अगर आप टू व्हीलर्स में पूछेंगे तो विदाउट डाउट टीवीएस मोटर्स। माय टारगेट्स आर नॉट 3,000, देयर मोर मॉडल्स, मेरे 1700-1800 के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब नतीजे आएंगे, तो अगले नतीजे आएंगे, तो इसको भी रिवाइज किया जाएगा। लेकिन वंस अगेन आई थिंक जिस तरह के मॉडल्स टाटा टीवीएस ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिस तरह का उनका मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है, सभी बहुत बेहतर रहा है। तो ये रहेंगे मेरे दो टॉप। तो शर्मिला को भी पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर स्पेस ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस पर आप नज़र रखिए। और ये अनुमान हम चला रहे हैं आपके सामने। कल नंबर्स आना शुरू होंगे, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है, सन फार्मा के नंबर्स क्या अनुमान है ये भी वो बताएंगी। लेकिन इस बीच एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां नतीजे घोषित कर रही हैं। प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, जैसे ही नंबर आए 2% तक आप मूव स्टॉक में देखने को मिला। आय फ्लैट ही है, 880 करोड़ से बढ़कर 882 करोड़ के नंबर्स आए हैं। मुनाफा 48 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। 68 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही नंबर्स आए, एक स्पाइक आया। अभी भी 1.25% ऊपर प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्विकली ध्वनि, आप राय दीजिए, प्राज इंडस्ट्रीज के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? ध्वनि, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे अभी फिलहाल कोई ट्रेड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक वॉलेटाइल मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है। डेली चार्ट्स पे अगर देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ का इसका रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 550 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कोई भी बाई साइड का ट्रेड यहाँ पे 550 के ऊपर बनेगा, तो प्राइसेस का वेट करें और उसके बाद उस पर रिएक्ट करें। ओके, तो ये है सलाह प्राज इंडस्ट्रीज पर। इस बीच कोक्यो कैमलिन के भी नतीजे आए हैं। नंबर्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद कोक्यो कैमलिन के स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मार्जिन के फ्रंट्स पर भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय और मुनाफे दोनों में ही
शानदार बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो नतीजों पर हम आएंगे, लेकिन इस वक्त स्टॉक्स में देखेंगे, देखिए 5% ऊपर नतीजों के बाद इस वक्त ये स्टॉक आ चुका है। राजेश जी, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इस कंपनी में? क्योंकि अभी नंबर्स हम एक एक करके फ्लैश करने की कोशिश करेंगे, बट देखिए चार्ट्स पर काफी मजबूती आ रही है नतीजों के बाद। क्या कोई व्यू बन रहा है आपका ट्रेड लेने के लिए, या फिर जिनके पास है वो क्या करें स्टॉक में? पूजा जी, देखिए ये स्टॉक एक लो वॉल्यूम स्टॉक है और जैसे ही नतीजे आए स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक आया और स्टॉक ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे अब ये लॉक हो चुका है। 5% का इसके सर्किट लिमिट है, तो अपर सर्किट पे ऑलरेडी ये लॉक हो चुका है। तो हमें लगता है अभी यहाँ पे तो फ्रेश तो ट्रेड लेने की अब जगह नहीं बची, क्योंकि अपर सर्किट है स्टॉक। लेकिन अगर हमें लगता है कि अगर आज की क्लोजिंग करंट लेवल पे होती है तो यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर इसके डेली और वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक का कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है। आई थिंक ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में भी अवेलेबल है। तो हमें लगता है जो भी डिलीवरी बेस्ड यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, अगर यह सर्किट ओपन होता है और 143 के ऊपर आज की क्लोज आती तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 138 के आसपास। अपसाइड में इसका नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है जो पोजिशनल बेसिस पे आ सकते हैं वो 155 से 160 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। क्या सलाह इस स्टॉक पर? लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे कि इस वक्त ऑप्शन के मौके कहाँ पर, ऑप्शन में ट्रेड के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ऑप्शन के में ट्रेड करने के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, मुझे मौके अभी बैंकिंग स्पेस में दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि कोटक बैंक के जिस हिसाब से पैटर्न्स बन रहे हैं और ऑप्शन डेटा बन रहा है और जो भी डेटा बन रहा है वो काफी बुलिश बन रहा है, तो उसका आउट परफॉर्मेंस चालू हो चुका है और कंटिन्यू रह सकता है। तो कोटक बैंक में 1730 का कॉल बाय करेंगे और 1800 का कॉल सेल करेंगे। तो बेसिकली बुलिश स्ट्रैटेजी है और 1730 का कॉल चल रहा है 43.45 और 1800 का कॉल सेल करेंगे जो अभी 12.95 चल रहा है। तो बेसिकली बुलिश ट्रेड है ये। स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो मुनाफा बनेगा और मैक्सिमम लॉस इसमें है 12,200 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 15,800। ठीक है, तो ये है कोटक बैंक पर सलाह। ऑप्शन की रणनीति आप बना सकते हैं। थोड़ी देर पहले राजेश भी यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दे रहे थे। स्टॉक 1.5% से ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पर आप रणनीति अपना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो 15,800 का अधिकतम मुनाफा हो सकता है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो 12,000 तक का नुकसान आपको हो सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स आपको बता दी हैं, संभल के ट्रेड करिए। रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए चलाएगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं नतीजों पर। कल माफ़ कीजिएगा, आज सनफार्मा के भी नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज कमज़ोरी है। निफ्टी का टॉप और लूज़र भी था ये स्टॉक। अभी भी 2% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले तो नतीजों से समझ लेते हैं कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि फार्मा सेक्टर को भी काफ़ी क्लोजली वॉच करती है। सृष्टि, बताइए सनफार्मा के नतीजों से क्या अनुमान है? नतीजों से पहले एक रिकवरी तो आ रही है स्टॉक में, तो नंबर्स कैसे रह सकते हैं? ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। सन फार्मा के बहुत तोड़फोड़ नंबर्स की इस बार उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। हालांकि तिमाही दर तिमाही देखें तो हल्की कमज़ोरी ज़रूर देखने को मिल सकती है और कमज़ोरी आएगी यूएस मार्केट से, जहां पे हमारी उम्मीद है कि तिमाही दर तिमाही इनकी जो कांस्टेंट करेंसी आय है वहां पे 2% की गिरावट रहेगी। वहीं अगर भारतीय बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट दिख सकता है। 7 से 10% की हम साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ाए गए हैं कई सारी दवाओं के, उसके चलते इनके इंडियन बिजनेस में एक उछाल ज़रूर हम देख सकते हैं। अब आंकड़ों पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट रह सकती है। 12,118 करोड़ हमारी उम्मीद है। वही EBITDA में हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि 3,250 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है। पर अगर मार्जिन्स की बात करें तो तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों ही फ्रंट पे थोड़ी सी कमज़ोरी हम उम्मीद करके चल रहे हैं। 26.8% यहाँ पे हमारी उम्मीद है। तो देखना काफ़ी अहम होगा कि मार्जिन फ्रंट पे कंपनी कैसे डिलीवर
करती है और आखिरी में मुनाफे में हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा इस बार लगभग सपाट रह सकता है, 2300 करोड़ के आसपास हमारी उम्मीद है। तो यूएस मार्केट में जिस तरीके की स्पेशलिटी सेल्स बिक्री हुई है वहाँ से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, बट जी रेवलिमिड इनकी एक अहम दवा है, उसमें थोड़ी सी कमज़ोर आंकड़ों के चलते इनके यूएस मार्केट्स में प्रेशर भी रहेगा। तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी प्ले आउट कर सकते हैं यूएस मार्केट्स में। पर इसके अलावा कंपनी की गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने इस पूरे वित्तीय साल के लिए एक हाई सिंगल डिजिट कंसोलिडेटेड ग्रोथ का जो आउटलुक है उसको पिछले क्वार्टर भी रिटेन किया था। तो इस बार उसको लेकर कुछ बदलाव होते हैं, वो देखना काफ़ी अहम होगा और आगे के आउटलुक के लिए क्या कुछ कंपनी गाइड करती है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ओके, थैंक यू सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होता है और क्या गाइडेंस कंपनी शेयर करती है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र रहेगी। सन फार्मा अभी 2% नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद सन फार्मा के स्टॉक पर भी चर्चा करेंगे और हमारे साथ NIIT का मैनेजमेंट भी जुड़ेगा नतीजों पर बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक से पहले हम सन फार्मा की बातचीत कर रहे थे और सन फार्मा के नतीजे कैसे आएंगे इसके बारे में सृष्टि ने आपको अनुमान बता दिया है, लेकिन शेयर आज है कमजोर। हालांकि अगर आप लीडिंग फार्मा कंपनीज को देखेंगे तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी सन फार्मा है। हमने 1100 रुपये से ऊपर तक के स्तर इसमें देखे हैं, लेकिन आज 2% कमजोर। नतीजों से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस। एक जरा व्यू ले लेते हैं। शर्मिला जी, सन फार्मा क्या आप सलाह देंगी? नतीजों से पहले क्या कोई व्यू है आपका, या फिर नतीजों के बाद मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर कमजोरी और बढ़ती है तो क्या एंट्री का मौका होगा, या फिर फार्मा स्पेस में थोड़ा सा दूसरे शेयरों की तरफ आपका झुकाव है? नो, आई लाइक सन फार्मा। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ उन्होंने जिस तरह का रुख बढ़ाया और इसके जो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और जिस तरह से उन्होंने अपना बैलेंस शीट ग्रो किया है, वो मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगा है। ये हो सकता है कि ये क्वार्टर के नतीजे जैसे अनुमान लगा रहे हैं फ्लैटिश आए, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे जिनके पास है उनको रुकना चाहिए और लेने के लिए फ्रेश परचेस के लिए शायद थोड़ा रुके। ऑफ कोर्स आई थिंक हमने थोड़े, अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो सिप्ला के बहुत बेहतर नंबर्स आए थे इस क्वार्टर, तो वो एक स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे आए, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, लेकिन सन फार्मा भी मुझे काफी पसंद है और मुझे लगता है कि इसमें जरूर आपके पास अगर शेयर्स है तो आपको बने रहना। फार्मा पर ये व्यू, लेकिन NIIT के नतीजों पर बातचीत कर लेते हैं और नतीजों पर बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। लेकिन नतीजे एक बार सामने रख दें। आय 81 करोड़ रुपए आए हैं, 30% की ग्रोथ है तिमाही आधार पर। एबिडा की बात करें तो 6.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 2.25 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और अगर मुनाफे की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2.25 करोड़ से बढ़कर 10.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कंपनी ने क्लॉक किया है। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि स्पेशल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और बैंकिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को इन्होंने रीलॉन्च किया है। नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर, इंडस्ट्री के ट्रेंड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं NIIT के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थडानी। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बधाई, अच्छे नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं। सर जरा एक बार ये बता दीजिए सबसे पहले कि पुश कहां से मिला नतीजों को? इतने बेहतरीन जो परफॉर्मेंस आपने निकाली है, कहां से थ्रस्ट मिला इसको? हाँ जी, तो उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले कहां से डाउन हुआ था। जो डाउन हुआ था वो ये जो हायरिंग फ्रीज हुआ था टियर 1 ग्लोबल सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स में, उसकी वजह से ये हायरिंग फ्रीज का नतीजा जो है उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डिप्रेस था। तो इस क्वार्टर में एक चेंज तो ये किया कि हमने टियर 1 ग्लोबल सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स की जगह टियर 2 GSI से बात किया और वहां से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और दूसरा अच्छा रिस्पांस मिला एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई। आपने AI की बात की,
इसी तरह और भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर प्रोग्राम्स हमने ऑफर किए, जैसे डिजिटल आर्किटेक्ट्स, तो उनका भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला, तो वो सेकंड कैटेगरी थी। थर्ड सेक्टर लेवल पे BFSI, जहां बहुत सॉलिड ब्रांच एक्सपेंशन हो रही है और वेल्थ मैनेजमेंट का जो मोमेंटम है, उसके लिए बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को काफी लोग चाहिए और काफी लोगों को ट्रेन करना है और ये नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो इसके लिए क्योंकि हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है BFSI सेक्टर में, वी वर ए नेचुरल चॉइस, और उसका हमें जो मोमेंटम मिला, उसका दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 69%, मतलब 69% एनरोलमेंट में ग्रोथ मिला। तो उन चीजों की वजह से ये मोमेंटम सेट हुआ। क्योंकि ये मोमेंटम सेट हो गया है, तो हमें लग रहा है कि आगे के क्वार्टर्स में भी ये मोमेंटम चलेगा। कुछ क्वार्टर्स के अंदर वो सीजनैलिटी होती है, उसका इफेक्ट ना लेते हुए बाकी ये मोमेंटम जो है बिल्डअप करना शुरू कर दिया। और जैसे Tier 1 GSI वापस आएंगे मार्केट में, हायरिंग के मार्केट में, तो मुझे लगता है कि वो उसका हमें फिर एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा और उसकी वजह से ये ग्रोथ बनी रहेगी। NIT का स्टॉक इस पर देखिए 10% ऊपर कारोबार कर भी रहा है नतीजों के बाद, और कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी आ रही है। विजय जी नमस्कार, मैं पूजा बोल रही हूँ। मार्जिन को लेकर हम थोड़ा आउटलुक आपसे समझना चाहेंगे। थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए बात करें तो मार्जिन को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका, क्या आउटलुक शेयर करेंगे? तो देखिए, अभी ये बिजनेस जो है ये इन्वेस्टमेंट साइकिल पे है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हम इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। इस टाइम पे जो वॉल्यूम्स हैं अभी बहुत छोटे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2020 और 21 में हमने इसको पिवट किया। जो हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर सेंटर्स होते थे उनको बंद करके हम फुल डिजिटल मॉडल में चले गए, और दूसरा हमने हाई टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स ऑफर किए। उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे जोर दिया। तो उस ग्रोथ साइकिल में अभी हम शुरू में हैं। थोड़ा सा वो ब्रेक लग गया था जब ये GSIs का हायरिंग में जो फ्रीज हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा था, पर अब ये मोमेंटम दोबारा उठेगा। तो इस टाइम पे हमारा फोकस है टॉप लाइन को ग्रो करना, पर सामने में प्रॉफिटेबिलिटी रखना। तो इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टाइम पे ग्रोथ पे रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेंटेन करेंगे। ज्यादा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो हम री इन्वेस्ट करना चाहेंगे ग्रोथ के अंदर। तो मार्जिन इंप्रूव होगी, पर आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रेवेन्यू और वॉल्यूम का बेनिफिट है उसकी वजह से जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसका ज्यादा फायदा। ये थे NIIT के नतीजे। विजय जी थैंक यू सो मच। समय की थोड़ी कमी है इसलिए इतनी सवालों को हम ले पाएंगे, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट आपको, और हम कोशिश करेंगे आपसे आगे और इंटरेक्शन करने की। तो NIT लिमिटेड के नतीजे बेहद ही शानदार, 10% ऊपर। BFSI सेगमेंट से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है और इस सेगमेंट को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है कि आगे भी वहां से ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगी, और AI से भी यहाँ पर अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो NIT पर एक बार राय ले लेते हैं। शर्मिला क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, स्टॉक में आज तेजी भी है। करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको? करंट एंट्री की सलाह देंगे, फ्रेश एंट्री की सलाह देंगी NIT में? यस, आई थिंक सो, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि नतीजे जिस तरह से आए हैं, वैल्यूएशंस जिस लेवल पर है, वो देखकर ऐसे लगता है कि इस लेवल पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज तो अपर सर्किट में है, तो थोड़ा लेट द सॉर्ट ऑफ डस्ट सेटल। लेकिन जो उनकी चेंज स्ट्रैटेजी है दैट इज बिगिनिंग टू शो रिजल्ट्स, और वैल्यूएशंस भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। मौजूदा स्तर पर भी NIT एंट्री के लिए आकर्षक है। 10% ऊपर 127 रुपए के आसपास के भाव है। लेकिन बाजार पर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि आज का सत्र ना मतलब इतना वोलेटाइल है। आप देखिए, फिर से दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है निफ्टी 19,050 के आसपास। सेंसेक्स में 300 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे है, 42,820 के आसपास। तो 43,000 होल्ड नहीं हो पाया, उसके नीचे जाकर कारोबार कर रहे हैं।
और इस वक्त अगर अब ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो बुल्स और बेयर्स के बीच में अच्छी खासी रस्साकशी चल रही है, क्योंकि 1100 शेयर ऊपर हैं हरे निशान में, 1100 शेयर हैं लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। स्टॉक्स की अपनी चर्निंग हो रही है। M&M का शेयर अब 2.5-3% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तो अच्छी खासी हम यहाँ पर वो गिरावट भी देख रहे हैं। रिलायंस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है बाजार को नीचे लाने में, 1% के आसपास की गिरावट वहाँ पर है। हालांकि शुरुआत आज पॉजिटिव टेरिटरी में हुई थी। रिलायंस 2285 फिर से 2300 रुपये के नीचे। फटाफट एक राजेश जी इस पर व्यू दीजिए। रिलायंस पर क्या आपकी सलाह है इस पर? रिलायंस, क्योंकि कई बार ना अक्सर व्यू तो ये आता है कि रिलायंस बढ़िया है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लोअर लेवल पर इसको लेने की कोशिश करें? अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए कंफर्ट और बेहतर हो जाएगा। देखिए, नतीजे के बाद स्टॉक ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। स्टॉक में जो मूव बने थे ऑलमोस्ट अपने 200 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करने के लिए इसने अटेम्प्ट जरूर लिया था, लेकिन ये आज की क्लोजिंग आज जिस तरीके से वापस से ऊपर से फिसला है, तो ये अटेम्प्ट हमें लगता है फेल होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो मेजर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो बना हुआ है स्टॉक का, वो करीब 2300-2320 के जोन में है, और उसके ऊपर अभी स्टॉक क्लोज होने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है। हमें लगता है जब तक 2320 के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आएगी, थोड़ा सा सप्लाई बना रहेगा। अगर इसको डेली चार्ट में देखें तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और इस चैनल का ब्रेकआउट अपवर्ड साइड में 2320-2330 के आसपास बना हुआ है डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। अगर वो लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है कि वहां से फिर इसमें एक अच्छे अप मूव बनते हुए दिख सकते हैं। बट अभी टाइमिंग हमें लगता है थोड़ा एक रेंज बाउंड बिहेवियर रहेगा। डाउन साइड में 2250-2240 इसके अच्छे सपोर्ट है, और हायर साइड पे 2320 एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो हमें लगता है कुछ समय के लिए अभी ये रेंज बाउंड दायरे में रहेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसके लिए मेजर डायरेक्शन अनफोल्ड करते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। 2300 के ऊपर की क्लोजिंग वो डिसाइसिव होगी, और वो यहाँ से शेयर की चाल को हम दिशा देते हुए देखेंगे। लेकिन सेट ने कल पुनीत गोयनका के पक्ष में फैसला दिया था, क्योंकि सेबी ने उनको रोक दिया था कि अपनी ZSL ग्रुप की कंपनीज में कोई अहम पद, डायरेक्टर पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकते, और उसको राहत मिली थी पुनीत गोयनका को। लेकिन अब ये खबर आ रही सूत्रों के हवाले से कि सेबी सेट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा। कल हमने जी के शेयर में थोड़ी सी तेजी देखी थी, आज वो तेजी एक्सटेंड हो रही 3.5% के आसपास की। लेकिन इन दोनों मैटर को थोड़ा सेपरेट भी देखना चाहिए। खैर, आगे बढ़ेंगे और जरा ये समझ लेते हैं कि डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, वहां से मूड क्या है, जरा ये जानते हैं और लेकर आएंगे खास सेगमेंट खबर गर्म है। खबर गर्म है लेकर हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या खबर गर्म है? डीलर से बातचीत हुई है और यहाँ पे जो पता चला कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स करके एक कंपनी है जहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है, और दो बड़े दिग्गज DIs जो हैं यहाँ पे आज बाइंग कर रहे हैं। और वॉल्यूम्स में बात करें तो यहाँ पे देखें तो लगभग 10 गुना 20 दिन के एवरेज पे वॉल्यूम्स पे भी जो है इंक्रीज देखने मिल रही है। जो DIs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड। और रिसेंटली जो स्टॉक में बड़ी करेक्शन भी आई थी, कुछ आप कह सकते हैं हेडविंड्स देखने मिली थी उनके FMCG बिजनेस को लेकिन बाजार का मानना है कि वर्स्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है, और Q2 वॉल्यूम्स का एक्सपेक्टेड है कि वहाँ ग्रोथ रहेगा, तो वो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेंट्री जो सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट्स में वो इम्प्रूव करने लगी है। हालांकि प्राइसिंग में अभी भी जो है इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो FY25 के अगर आंकड़ों की बात करें तो स्टॉक 21 टाइम्स PE पे ट्रेड करी है। अगर इसको कंपेयर करेंगे 5 साल के एवरेज के साथ, वैल्यूएशंस के साथ, तो 30% का डिस्काउंट पे है। तो यही बाजार का मानना है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, और वित्त साल 2024 में ज़रूर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आगे जाते हुए जो है ग्लोबल इम्प्रूवमेंट रहेगा सिनारियो का, और उसके कारण जो है DI बाइंग देखने मिल रही है, और स्टॉक में भी आज एक अच्छी मूवमेंट आई है। थैंक यू शरद, ये जानकारी देने के लिए। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 4% ऊपर कारोबार कर रहा है, और घरेलू निवेशकों की बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है। सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में मौजूदा लेवल्स पर चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, एक रेंज बनी हुई है स्टॉक की 2550 से लेके 2750 का। आज भी स्टॉक देखिए क्रॉस हुआ था अपने 2750 और 2800 के लेवल, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ।
तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये लेवल 2750 और 2800 क्रॉस होकर क्लोजिंग मिल रहा है, बिल्कुल आप स्टॉक को बाय कीजिए। एक पहला टारगेट जो रहेगा, पिछला यू बॉटम कंप्लीट करके 3000 तक की लेवल पहला टारगेट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर। चलिए इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि एक्शन दिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं सांघवी मूवर्स, एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मजबूती है। 7 से 8% की तेज़ी वहां पर देखने को मिल रही है। जेसीबी जो कि एक्सकेवेटर मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है, अब ये बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएंगे, उनका कहना है कि भारत में वहां पर इस मार्केट में 4 गुनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जब ये कमेंट्स आए, एस का शेयर भी ऊपर है 8% और सांघवी मूवर्स के स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शर्मिला, इस स्पेस के बारे में आपसे राय लेना चाहेंगे। ये अनाउंसमेंट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे में दोनों स्टॉक्स का चलना, तो इस पूरे स्पेस पर राय दीजिए और आपको कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं? सो आई थिंक कि जैसे कि आप बात कर रही थी कि वो जो अनाउंसमेंट आया और इसको आपको जो इंफ्रा स्पेस में और रोड बिल्डिंग में जिस तरह के एक्टिविटी चालू है उससे आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप देख रहे हैं कि वेदर इट इज रोड कंस्ट्रक्शन या और कोई बड़े प्रोजेक्ट, इवन आई थिंक रियल एस्टेट, तो ये सब में आपको इन मूवर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। और अगर वो कहते हैं वो ग्रोथ है, वो बेस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये सब जो उसमें द मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड, उसमें भी आप ग्रोथ देखेंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि 4 गुना ग्रोथ होगी, दैट्स अ फेयरली लार्ज नंबर, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे कि आपने कहा स्टॉक्स पर दिख ही रहा है। वो स्टॉक्स जिनमें दिख रहा है, माय प्रेफर्ड प्ले वुड बी संघवी मूवर्स। मुझे लगता है कि जिस तरह के इनके नतीजे हैं, जिस तरह का फिलहाल उनका की है, सो वैल्यूएशंस लुक रीजनेबल, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दिस वुड बी माय प्रेफर्ड प्ले विद इन दिस। इसके साथ साथ सांघवी मूवर्स में भी आज हमने अच्छी तेजी देखी हो और ये दोनों के दोनों शेयर एक तरह से कदम ताल करते हुए आगे बढ़े हैं और अच्छी खासी हमने देखी कि ग्रोथ दिखी है। और चूँकि ये प्री इलेक्शन ईयर है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास ऑर्डर्स अच्छे होते हैं और उसमें ये मददगार साबित होती हैं कंपनियां। 7-7.25% की दीजिए आप सांघवी मूवर्स भी देखेंगे, 725 रुपये के यहाँ पर आपको भाव दिखाई देंगे। लेकिन 3:15 बज गए हैं, जरा ये जान लेते हैं कि आपके लिए BTST के मौके बाजार में कहाँ पर बन रहे हैं या फिर STBT, जो भी सही इस वक्त दिख रहा हो। शुरुआत करेंगे ध्वनि से। ध्वनि, बताइए क्या बेचना है या फिर क्या खरीदना है, BTST या STBT, क्या करना है? जी बिल्कुल, आज मेरी तरफ से BTST का एक ट्रेड रहेगा जिसमें पावर ग्रिड का काउंटर मुझे अच्छा लगता है। स्टॉक का ऑप्शन डेटा भी सजेस्ट करता है कि 200 के पास स्टॉक जो है वो अपना एक खास सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है, तो करंट लेवल से आप पावर ग्रिड के अंदर BTST करिए। इसका जो टारगेट है वो आपको पोजिशनली 210 तक का एक्सटेंड होता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 199 का मेंटेन करना है। पावर ग्रिड हमने देखा था कि बोनस इशू के बाद शेयर फिर से 200 रुपए के आसपास बेस बना के चलने की तैयारी में है, तो ध्वनि को पावर ग्रिड पसंद है। 202 रुपए के भाव, थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर है लेकिन बहुत सेफ स्टॉक है और इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। पावर स्टॉक्स में तेजी बनी भी, उसमें पावर ग्रिड में भी अपनी भागीदारी दिखाई है। इस बीच राइट्स के नतीजे अभी आए थे और हमने शुरुआती सत्र में देखा था कि रेलवे के तमाम शेयर चल रहे थे, लेकिन राइट्स के नतीजे आते ही शेयर ये थोड़ा सा गिरावट का शिकार हुआ है और इस वक्त ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। सुबह हमने देखा था कि बाकायदा ये हरे निशान में था, लेकिन इस वक्त 2.25-3% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है राइट्स। अगर 6 महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको एक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर में बाकी रेलवे के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन ज़रूर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट ये भी रहा है राइट्स। इस पे राजेश जी क्या व्यू होगा आपका? तो देखिए, एक बड़े अप मूव के बाद स्टॉक में अगर ये देखें तो सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे स्टॉक में एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिख रही है और जिस तरीके के फॉर्मेशन या मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी डाउन साइड में मॉनिटर करना होगा वो होगा करीब 436 के आसपास। अगर ये लेवल टूट जाते हैं
तो हमें लगता है ये करेक्शन फर्दर गहराते हुए दिख सकता है स्टॉक में। देन 400 रुपये, इवन 380 रुपये तक की डाउन साइड भी ओपन होते हुए दिख सकती है। तो 436 इसका नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर वो टूटते हैं तो जरूर एक बार निकलना चाहिए। ऑन द हायर साइड अगर हम बात करें तो 485 ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर हायर साइड पे 485 के लेवल को ये निकालता है तो ये स्टॉक का वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है टाइम बिंग में 485 और 435 ये रेंज को देखना चाहिए। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़ी डायरेक्शन को यहाँ पे प्ले आउट करते हुए दिखेगी। ने 583 के ही भाव देखे थे पिछले महीने सितंबर में ही, और वहां से लगातार ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, और 485 के ऊपर अगर जाता है तब तो शायद आपको उम्मीद करना चाहिए कि चलेगा। अदरवाइज थोड़ा सा इसके लिए चीज़ें नेगेटिव हैं और नतीजे भी थोड़े से कमज़ोर साइड पर आए हैं। मुनाफे में करीब 11.5% के आसपास गिरावट है, 116 करोड़ का मुनाफा आया है। एबिडा की बात करें यानी कि कामकाजी मुनाफा, उसमें 30% का भारी गिरावट है। आय में भी कमजोरी आई है। तो हर फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि नतीजे फिलहाल कमजोर दिख रहे हैं। राजेश जी, आपकी लिस्ट में आपकी नज़र कहाँ पर है, BTST के लिए या फिर STBT के लिए, क्या सलाह देंगे आप? BTST में हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। ओबेरॉय रियल्टी को यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में 4th डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो पिछले दिनों में करेक्शन था उसके बाद स्टॉक वापस अपने 100 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके 50 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन करने में कामयाब हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। अपसाइड के टारगेट 1170 1200 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1115 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है बाय करने के लिए वो है CDSL का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक में जिस तरीके से वीकली चार्ट अब यहाँ पे प्लेस्ड है, ये स्टॉक अपने सितंबर 2022 के हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े 1 साल के कंसोलिडेशन और रिवर्सल का ब्रेकआउट यहाँ पे अब आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक अब 1450 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 1540 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखना होगा इसको बाय करने के लिए करीब 1425 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है परसिस्टेंट सिस्टम का। ये स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक को देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक का आज का क्लोज आ रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में 6120 ये छोटे स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 6250 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, 3 तेजी के कॉल्स यहाँ पर राजेश की तरफ से। CDSL, परसिस्टेंट सिस्टम्स में तेजी करने की सलाह, और ओबेरॉय रियल्टी भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए। सुमित, अब आपसे भी समझना चाहेंगे आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे, कहीं पे BTST या STBT ट्रेड देख रहे हैं आप इस वक्त? जी, मेरे दोनों रहेंगे यहाँ पे, एक BTST और STBT। जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा टाइटन पे। टाइटन में आप देखिए पिछले 1 घंटे से काफी अच्छी एक तेजी बनी हुई है। स्टॉक ने गिरावट के बाद एक अपना बेस बनाया हुआ है, दैट इज अराउंड 3100। तो हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस 3130 का। पहला टारगेट रहेगा 3280 एंड सेकंड टारगेट विल बी 3320। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड। देखिए जुबिलेंट फूड ने कल अपना एक परसों गैप डाउन दिया था और अभी भी स्टॉक अपना एक रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है और स्टॉक और भी यहाँ से नीचे जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 500। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 511 का, और हमें लगता है कि ये 470 तक फॉल अपना दिखा सकता है। तो जुबिलेंट फूड पर आप नज़र रख सकते हैं, और इसके अलावा टाइटन, यहाँ पर STBT कॉल दिया है सुमित ने, तो इन तमाम शेयरों पर आप नज़र रखिए। चलिए, इस बीच नतीजों पर हमारी नज़र बनी हुई है और अब FMCG कंपनियों के भी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। टाटा कंज्यूमर के नतीजों पर भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। ब्रिटानिया के भी नंबर्स कल आने वाले हैं और नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे ले सकते हैं? विनी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, विनी से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए, उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रिटानिया नतीजों से पहले
करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन इस बीच नतीजे आए हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के स्टॉक आ चुका है 2% नीचे, और नतीजे इस बार भी ज़्यादा कुछ कमज़ोर साइड पर ही हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 50% की गिरावट आई है आय में, और मुनाफे में भी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। इनफैक्ट घाटे में आ चुकी है, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, और आय में भी दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक में इस वक्त दबाव है। ध्वनि, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट क्या करना चाहिए? जिनके पास ऑलरेडी है क्या निकल जाए नतीजों को देखते हुए? यहाँ पे नतीजों की वजह से डेफिनेटली हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, बट यहाँ जो स्टॉक है वो यहाँ पे अपनी एक 200 पीरियड्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, मेरी यही सलाह रहेगी, एक स्टॉप लॉस के सहारे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 70.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो के अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी, जहां पे आपको स्टॉक के अंदर 65 से लेकर 66 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सहायता से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर ये व्यू, 73 रुपये का भाव। लेकिन बाजार के लिए कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कल बहुत सारे इवेंट्स हैं। यूएस फेड पर नजर होगी, निफ्टी के एफएनओ की ढेर सारी कंपनीज के नतीजे भी आएंगे, और ऑटो कंपनीज के अक्टूबर की बिक्री के आंकड़ों का भी फ्लेवर होगा। इवेंट्स ढेर सारे हैं, और कहां पर नजर होनी चाहिए, पूरा की पूरी ये समरी लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ रही है। वामाक्षी, बताइए क्या फोकस में होगा? जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी कंपनीज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी सारे नंबर्स कल आने वाले हैं, और डेफिनेटली इसी के चलते हमारी नज़र होगी सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और ब्रिटानिया के नतीजों पर। एफएनओ सेगमेंट के भी कुछ नतीजे आने वाले हैं, और ये नतीजे में अंबुजा, आईजीएल, एलआईसी हाउसिंग, आरईसी और इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक शामिल हैं, और इन पर भी हमारी नज़र डेफिनेटली रहेगी। ऑटो कंपनियों की, जैसे कि आपने कहा, बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, और डेफिनेटली इसी के चलते सारे ही जो ऑटो शेयर्स है ये भी हमारे रेडार पर होंगे। यूरोजोन की तरफ से जीडीपी और सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी। यूएस से खास एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आने वाला है, वो है एफओएमसी का जो रेट डिसीजन, क्या निर्णय लिया जाता है, डेफिनेटली उस पर भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा अमेरिका, यूके, चीन, भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी आएंगे। बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज भी हमारे रेडार पर रहेंगे, क्योंकि वारंट की कीमत तय करने के लिए अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सैटिन क्रेडिट केयर की पूंजी जुटाने पर विचार के लिए बोर्ड बैठक है, और इनके अलावा भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, जैसे कि सफारी इंडस्ट्रीज, नीलकमल, ओरिएंट ग्रीन, जेके टायर, इन पर भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड बैठक होगी लार्जली। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सेलो वर्ल्ड के आईपीओ पर, क्योंकि कल ये आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन होगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, ये तमाम इवेंट्स कल फोकस में रहेंगे। शुक्रिया वामाक्षी। बाजार बंद होने में सिर्फ 3 मिनट के आसपास का समय रह गया। फटाफट कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं, उसके बाद बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक शेयर टाइटन, चूंकि फेस्टिव प्ले भी है टाइटन, और आज इसमें बढ़िया मूव्स बने हैं 2-2.5% के आसपास के। निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल है, और बाजार थोड़ा नीचा है, लेकिन टाइटन इस वक्त दिन की ऊंचाई पर क्लोजिंग देने जा रहा है। ज़्यादातर जो समय बीता है टाइटन का आज के सत्र में वो लाल निशान में बीता है, लेकिन इस वक्त 3200 रुपये के आसपास के भाव हैं। हालांकि लगातार हमने इसमें पिछले 4-5 सत्र से प्रेशर देखा था, 2-3 सत्र से संभलने की कोशिश कर रहा है। टाइटन पर जरा फटाफट एक व्यू दीजिए राजेश जी, क्या करना चाहिए टाइटन में अभी? तो अभिषेक जी, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। आज ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। पिछले 3-4 महीनों का एक अगर ट्रेंड देखें तो वहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जैसे ही स्टॉक के 3230 3240 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। देन इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 3400 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। हालांकि स्टॉक में अभी साइडवेज यहाँ पे डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डाउनसाइड के जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है वो करीब बने हुए 3140 के आसपास। ये लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। डाउनसाइड में इसके आसपास आता है तो बाय करें, अपसाइड में 3230-40 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करें। 3230-3240 इन स्तर की उम्मीद है राजेश जी को। चलिए
बाजार हालांकि आज का सत्र वोलेटाइल रहा, मतलब ऐसा तो अमूमन हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन होता है कि इतनी वोलेटिलिटी होती है, लेकिन इवेंट्स जो कि सामने खड़े हैं, कल यूएस फेड की तरफ से दरों में किसी बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कमेंट्री क्या होती है ये बड़ा क्रूशियल होगा। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो मान के चल रहे हैं कि यूएस फेड अभी दरों में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो महंगाई के दर का लक्ष्य है 2% का, उससे अभी महंगाई काफ़ी ऊपर है। Q3 जीडीपी के जो नंबर आए वो भी अच्छे आए, रिटेल सेल्स के जो आंकड़े आए थे वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर आए थे। तो गुंजाइश नहीं बचती यहाँ से अभी रेट कट की, जब तक कि महंगाई पूरी तरह से काबू नहीं आ जाती उस पर नजर रहेगी। उसके पहले थोड़ी सी नर्वसनेस बाजार में आज हम देख रहे हैं। 50 अंक नीचे निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है 19,100 के आसपास। हमने 19,200 के स्तर आज इंट्राडे में देखे हैं। निफ्टी बैंक 200 अंक कमजोर, 43,000 होल्ड नहीं हुआ, उसके नीचे जाकर कारोबार कर रहे हैं। अगर हम गेनर्स की बात करें तो आज बढ़िया हमें तेजी दिखी इंश्योरेंस स्टॉक्स में। SBI लाइफ लीड कर रहा है 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा हमने HDFC लाइफ में 2% के आसपास की तेजी देखी। कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं कुछ बाइंग वहां पर ही लोग थोड़ा सा ना, जब बाजार में थोड़ी सी भी घबराहट, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, सुरक्षित निवेश की तरफ चले जाते हैं और इसीलिए डिफेंसिव भी कहा जाता है कंजम्पशन को, फार्मा को, IT को। आज आप वो देख भी रहे हैं, एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, हालांकि नतीजों पर फोकस है टाटा कंज्यूमर के, लेकिन ये शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए हैं। गिरने वाले शेयरों में आज आप देखेंगे चूंकि ऑटो नंबर कल आएंगे, और जैसा कि सृष्टि बता रही थी कि कमर्शियल व्हीकल से बहुत उम्मीद मत कीजिए। इसके अलावा ट्रैक्टर सेगमेंट से भी बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। आज हमने देखा कि M&M 2.25% नीचे बंद होने जा रहा है, आयशर में 2% नीचे करीब क्लोजिंग हुई है। लेकिन जो बड़ा ड्रैग रहा वो रहा उन स्टॉक्स का जो कि वेटेज बड़ा रखते हैं। रिलायंस, जिसका कि निफ्टी में तकरीबन 10% के आसपास का वेट है, रिलायंस करीब 1% नीचे बंद हुआ है। अगर आप ICICI बैंक को देखेंगे तो वहाँ पर भी कमजोरी के साथ ही आज क्लोजिंग हुई है। एक्सिस बैंक में भी नरमी हमने देखी है 1% के आसपास की। तो चलिए इसी के साथ अब इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, इसके अलावा सुमित और ध्वनि, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला जी, आपका भी शुक्रिया कहेंगे आज शो में जुड़ने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कल की तैयारी, और उसके लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए कल क्या खास होगा? बिल्कुल अभिषेक, कल की तैयारी, आज के बाजार के हिसाब से हम कल की रणनीति बनाएंगे। कुछ खास सेगमेंट भी इस शो में होते हैं और ये दरअसल शो होता है आम निवेशकों का और दर्शकों का, जिनके सवालों को भी हम शामिल करते हैं। उन सवालों को भी शामिल करते हैं जो वो हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में भेजते हैं, क्योंकि इस शो पर जो बहुत आफ्टर मार्केट जो बहुत बड़ा ट्रैक्शन आता है वो YouTube के जरिए आता है, और इसके साथ ही बाजार पर एक बेहतर रणनीति भी हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो बस एक छोटे से ब्रेक के बाद